हेलो। हेलो। देखिए, आप लोगों को पिछले लेक्चर में एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन 3 शुरू किया गया था। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 पढ़ाई जा रही थी, जहां से कि प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। सेक्शन 3 में कुल बताया गया था कि 20 वर्तमान में 21 वर्डों को, यानी कि 21 शब्दों को निर्वचित किया गया है, जिसमें कि जो पहला इंटरप्रिटेशन या निर्वचन था वह आपका कोर्ट का था, यानी कि न्यायालय का, जहां से प्री में लगातार क्वेश्चन बन रहा है कि कोर्ट में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो एक आपका जो मध्यस्थ है, आर्बिट्रेटर है, वह कोर्ट में शामिल नहीं है, जबकि न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साज वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए जितने भी अथराइज लोग हैं वे कोर्ट में शामिल है। ये आपको बताया गया था। फिर कुछ को रिलेट भी किया गया था कि आपका आईपीसी के सेक्शन 20 में कोर्ट को क्लियर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, आपका वो भी तैयार रखना है। अब आइए एविडेंस की जो अगला निर्वचन है वह फैक्ट्स है, यानी कि तथ्य। आपका अगली परिभाषा हम फैक्ट की देखेंगे, तथ्य की देखेंगे। तथ्य यानी कि फैक्ट्स, इसका मतलब ये हुआ वाकिया। वाकिया कहिए या इसी को वास्तविकता, वास्तविकता भी कह सकते हैं, या इसी को घटना भी कहा जाता है। तथ्य का मतलब ये हुआ वाकिया या घटना या वास्तविकता भी कहा जाता है। अब तथ्य का मतलब क्या हुआ या फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्स के बारे में बेयर एक्ट जानने से पहले आपको कुछ सामान्य बातें जाननी पड़ेंगी जो वर्तमान समय में इंटरव्यू और प्री में भी पूछी जा रही हैं। फैक्ट का मतलब ये हुआ कि जितनी भी घटनाएं हैं वे तथ्य में शामिल हैं। यानी कि तथ्य कह सकते हैं सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को फैक्ट मान लिया गया है, तथ्य मान लिया गया है। ये जो तथ्य हैं या फैक्ट हैं, इसी को एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। तो अगला आपका क्वेश्चन ये बनता है कि साक्ष्य किसका इफेक्ट है, साक्ष्य किसका प्रभाव है। ऐसा क्वेश्चन वर्तमान में अब मॉडल बन रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एविडेंस किसका इफेक्ट है, तो आप फैक्ट मारिएगा, तथ्य मारिएगा। अब समस्या ये आई कि क्या सभी तथ्यों को या सभी घटनाओं को एविडेंस के रूप में क्या भारत में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके लिए आपका दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। ये जितने भी तथ्य हैं, घटनाएं हैं, सभी तथ्यों को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जाता। तो आखिर किन घटनाओं को आप न्यायालय में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? इसके लिए आपका एविडेंस का सेक्शन 5 इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है।
सेक्शन 5 ये बताता है कि जो भी एविडेंस पेश किया जाएगा या तो वह फैक्ट इन इशू होगा, यानी कि विवादक तथ्य का होगा साक्ष्य, या रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य। अब ये आया कि आखिर फैक्ट इन इशू क्या होता है, तो आगे हम बताएंगे। इसको निर्वचित किया गया है सेक्शन 3 में, और रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो 6 से लेकर 55। देखिए, एक दो लोग क्वेश्चन भी इस पर बनाए हैं और लगातार कंपटीशन में पूछा भी जा रहा है। अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछे, तथ्यों की सुसंगति के विषय में पूछे, तो आपका जवाब रहेगा 5 से 55। फिर एक बार याद रखिए, अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछे यानी कि तथ्यों की सुसंगत के बारे में पूछे कि कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो आपका जवाब रहेगा 5 से लेकर कहाँ तक 55। लेकिन यहीं ये शब्द घुमा दे कि रेलेवेंट फैक्ट कहाँ दिया गया है या हिंदी में सुसंगत तथ्य कहाँ दिया गया है, तो तुरंत आपका जवाब चेंज होना चाहिए और वह है 6 से लेकर 55। अब क्यों ऐसा हम बता रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 5 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसको हम आगे बताएंगे डिटेल में आपका 5 बताते समय, लेकिन फिर एक बार याद रखिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो बनता है वह ये क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रत्येक साक्ष्य एविडेंस होता है, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। प्रत्येक फैक्ट एविडेंस नहीं होता। तो कौन फैक्ट एविडेंस होते हैं, जो फैक्ट इन इशू में आ जाएं या रेलेवेंट फैक्ट में। अर्थात नियम ये बना, जो आजकल वर्तमान समय में मॉडल है, कि सभी तथ्य साक्ष्य नहीं होते, लेकिन सभी साक्ष्य प्रथमतः तथ्य होते हैं। ये जो वाक्य हैं, ये अक्षरशः शब्द हैं, वर्ड अक्षरशः सत्य हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रू है। अब अगला आया जो इंटरव्यू में पूछा गया है, वो देखा जाए आपका कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस किसे कहा जाता है, यानी कि साक्ष्य का औजार किसे कहा जाता है। तो जो साक्ष्य का औजार है वह फैक्ट है, यानी कि तथ्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तथ्य है, इसी को साक्ष्य का औजार भी कहा जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस। ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। यानी कि फिर आपका विद्वानों का कुछ कोटेशन देखा जाए। आपका विद्वान जो आते हैं वह पैटर्न महोदय आते हैं, और पैटर्न महोदय ये कहते हैं कि तथ्य वह कच्चा पदार्थ है, यानी कि रॉ मटेरियल है। फैक्ट वह रॉ मटेरियल है जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों, यानी कि सर्टेन राइट, एवं ड्यूटी अर्थात कर्तव्यों का सृजन करती हैं। अर्थात पैटर्न के अनुसार ये फैक्ट ही है जिसके आधार पर कानून आपका किस पक्षकारों के राइट एंड ड्यूटी का आपका निर्धारण करता है। इसी तथ्य को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करके प्रूफ या सिद्ध या साबित किया जाता है। फिर आपका लॉर्ड जस्टिस बोवेन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। लॉर्ड जस्टिस बोवेन के अनुसार ये कहते हैं कि मनुष्य का मन भी
उसी प्रकार तथ्य हैं जैसे कि मनुष्य की पाचन क्रिया। फिर आपका अंत में जर्मी बेंथम आते हैं और जर्मी बेंथम फैक्ट को दो क्लास में बांटते हैं, एक फिजिकल फैक्ट यानी कि भौतिक तथ्य और दूसरा मेंटल फैक्ट यानी कि मानसिक तथ्य। जो जर्मी बेंथम की परिभाषा है कि फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा मेंटल, इसी परिभाषा को आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में समाहित किया गया है, वेस्टेड किया गया है। तो सामान्य बातें तथ्य के बारे में आपको बताई गई। अब आइए आपका, चूंकि हमने अभी बताया कि जर्मी बेंथम की जो परिभाषा है वही परिभाषा आपका क्या की गई है, एविडेंस एक्ट में तथ्य की परिभाषा के रूप में समाहित की गई है। तो अब तथ्य का बंटवारा कर लिया जाए और अब सेक्शन 3 देखा जाए। देखिए सेक्शन 3 जो फैक्ट की परिभाषा है, जर्मी बेंथम के अनुसार हम भी बांट दे रहे हैं। तथ्य की परिभाषा आपका दो प्रकार की बातों को फैक्ट माना जाएगा, एक फिजिकल फैक्ट, फिजिकल यानी कि भौतिक, अभी हम बताते हैं, और दूसरा आपका मेंटल फैक्ट, मेंटल फैक्ट यानी कि मानसिक तथ्य, मेंटल फैक्ट या मानसिक तथ्य। अब भौतिक तथ्य कौन कहलाएंगे ये हमें देखना है, भौतिक तथ्य, फिर मेंटल फैक्ट कौन कहलाएंगे। इसी के साथ जो इस इस निर्वचन का दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है, तो दृष्टांत नंबर ए, दृष्टांत नंबर बी और दृष्टांत नंबर सी आपका फिजिकल फैक्ट से रिलेटेड होगा, जबकि दृष्टांत नंबर डी और दृष्टांत नंबर ई जो होगा वह आपका मेंटल फैक्ट से रिलेटेड होगा। यानी कि पहले हम अलग अलग तोड़ लेते हैं सबको, तब बताते हैं। अब ये पूछा जाता है कि जो ये फिजिकल फैक्ट हैं इसको कैसे प्रूफ या साबित या सिद्ध किया जाता है, और जो ये मेंटल फैक्ट हैं इसको प्रूफ या साबित करने की साबित या प्रूफ कैसे किया जाता है। और आपका छत्तीसगढ़ एपीओ में और अन्य जगहों पर एक दो समस्यात्मक क्वेश्चन भी बने हैं। एक आपका रडार का क्वेश्चन बना है, वह हम बताएंगे, और एक एक्सरे का क्वेश्चन बना है। ये एक्सरे का क्वेश्चन बना है, वो हम बताएंगे। लेकिन बेयर शुरू किया जाए। देखिए बेयर फैक्ट, बेयर की भाषा को भी कवर करना है, छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए। देखिए क्या लिखा गया है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, अर्थात हिंदी में तथ्य से अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द आपको जानना है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है ये, कि अगर कहीं भी मीन्स और एंड इंक्लूड्स लिखा रहे तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वह जो निर्वचन है वह एक झाष्टिव है। एक झाष्टिव का मतलब ये हुआ कि वह परिभाषा अपने आप में एब्सोल्यूट है, अपने आप में पूर्ण है, यानी कि इसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में ये आया कि जो फैक्ट का निर्वचन किया गया है
इसमें बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वचन क्या है? एग्जॉस्टिव है, अपने आप में पूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आपका अभी हमने बताया कि जर्मी बेंथम ने फैक्ट को दो भागों में बांटा था और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी फैक्ट को दो भागों में बांटा गया है। आपका ए पहला और दूसरा। पहला देखिए, ऐसी कोई वस्तु, यानी कि एनी थिंग्स, यानी कि हम लिखते भी रहे ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु यानी कि एनी थिंग्स। फिर कहा गया है वस्तुओं की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये दूसरा बताया गया है। फिर बताया जा रहा है वस्तुओं का संबंध, रिलेशन ऑफ थिंग्स, यानी कि अगला है वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। देखिए आपका इसके बाद आपका बताया गया है, कह सकते हैं कि जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि जिसको हम अपने इंद्रियों द्वारा जिसको हम इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, यानी कि जिसका नॉलेज कर सकते हैं, जिसका ज्ञान कर सकते हैं। यानी कि जो ये पहली परिभाषा है तथ्य की, इसको हम अब डिटेल में देखें। अर्थात कोई वस्तु या वस्तुओं की कोई कंडीशन या स्टेट या अवस्था या वस्तुओं का कोई रिलेशन, यानी कि वस्तुओं का कोई संबंध, जिसे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया जा सकता है, उसे फैक्ट कहा जाएगा। इंद्रियों द्वारा जितनी चीज़ों को बोधगम्य बनाया जा सकता है, उन्हें एक नाम स्पेशल हम देते हैं फिजिकल फैक्ट या भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य या एक्सटर्नल फैक्ट कहा जाता है। यानी कि मानव के शरीर में 5 इंद्रियां हैं, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, जीभ हो गई और त्वचा हो गई। तो जिन घटनाओं को या जिन बातों को हम आँख द्वारा देख सकते हैं, कान द्वारा सुन सकते हैं, जीभ द्वारा स्वाद ले सकते हैं, नाक द्वारा सूंघ सकते हैं या त्वचा द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, ये सभी बातें, सभी जो आपका कह सकते हैं वस्तुएं हैं, ये फैक्ट मानी जाएंगी। अर्थात आपका कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका जिन बातों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उन्हें तथ्य कहा जाता है और इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। कौन सा तथ्य? आपका भौतिक तथ्य। अब अगला ये आया कि जो ये फिजिकल फैक्ट हम बता रहे हैं, इसको जो ये इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो 3 जो इलस्ट्रेशन हैं ये फिजिकल फैक्ट से ही रिलेटेड हैं। देखिए क्या क्या है। पहला इलस्ट्रेशन ये है कि यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में
अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, यानी कि किसी स्थान में किसी क्रम में कोई पदार्थ सीरियल वाइज रखा गया है, तो चूंकि हम उसको अपनी आँख से देख सकते हैं, अतः ऐसी दशा में वह फिजिकल फैक्ट माना जाएगा। फिर दूसरा इलस्ट्रेशन है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यानी कि अपने कानों से सुना किसी मनुष्य ने या अपनी आँखों से देखा, तो ये भी कौन सा फैक्ट माना जाएगा? फिजिकल। तीसरा है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ अमुक शब्द कहे, यानी कि कुछ शब्द कहे, तो जो शब्द मुख से बोला जाता है उसे भी क्या माना जाएगा? फिजिकल फैक्ट माना जाएगा। यानी कि जो मूर्त वस्तुएं हैं, जिनको स्पर्श इत्यादि किया जा सकता है, जो कार्पोरल वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, वे सभी वस्तुएं फैक्ट हैं। और कौन सा फैक्ट है? फिजिकल। इस अब समस्या ये आती है कि जो ये फिजिकल फैक्ट हैं, इनको कैसे प्रूफ किया जाए, न्यायालय में इन्हें कैसे साबित किया जा सकता है। अब मुख्य समस्या ये पैदा होती है। तो आपका ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है, सतर्क रहना है कि जितने फिजिकल फैक्ट हैं उनको दो तरीके से साबित किया जा सकता है। ये इंटरव्यू में आया है, या तो ओरल तरीके से, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति देखा है, सुना है इत्यादि, वह व्यक्ति कोर्ट में आए और साक्ष्य दे, तो उन तथ्यों को न्यायालय में प्रूफ किया जा सकता है। और दूसरा जो तरीका है इन तथ्यों को साबित करने का, वह जो दूसरा तरीका है वह भी याद रखिएगा, और वह तरीका है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमटेंशियल एविडेंस द्वारा, यानी कि कुछ परिस्थितियां बनाकर कि ये कंडीशन थी, ये हालात थे, और इस हालात में, इस परिस्थिति में यह घटना घटित हुई है, अतः ये बात सही है। तो फिर एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, थोड़ा एविडेंस कठिन है, शब्द कठिन है। फिजिकल फैक्ट को कैसे न्यायालय में प्रूफ किया जाता है? तो दो तरीके से, या तो ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा। अब आइए दो तीन जो उदाहरण एक्स्ट्रा बना है वह आपको बताया जाए। जो इंटरव्यू में कुछ उदाहरण बने हैं वो भी बता दिया जाए। एक व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा है, राडार के माध्यम से कुछ चित्र या आवाजें उस पर आ रही हैं। चित्र को वह आँखों से देख रहा है और आवाज को सुन रहा है, तो वह कैसा फैक्ट माना जाएगा? तो कैसा माना जाएगा? भौतिक, यानी कि फिजिकल, क्योंकि वह अपनी आँख से देख भी रहा है और कान से सुन रहा है। फिर एक एक्सरे का उदाहरण बना है कि एक व्यक्ति का एक्सरे हुआ, तो जो एक्सरे में दिखाई दे रहा है जो बातें, वह मेंटल फैक्ट है कि फिजिकल? फिजिकल, क्योंकि वह हम अपनी आँखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यानी कि या तो यांत्रिकी द्वारा जो बातें निकलती हैं, जैसे प्रिंट आउट निकला इत्यादि, ये सभी बातें फिजिकल फैक्ट मानी जाएंगी। फिजिकल फैक्ट के बाद आपका आइए दूसरा खंड देखते हैं, आपका फैक्ट की परिभाषा का। और दूसरा खंड आपका कौन सा फैक्ट होगा? इंटरनल फैक्ट या मानसिक तथ्य या मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट की पहले परिभाषा एक लाइन है, वह देख लिया जाए और तब आपका इसको डिटेल में बताया जाए। देखिए आपका खंड 2 में क्या कहा गया? बैरक, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो,
यानी कि कोई मानसिक दशा जिसका भान यानी कि ज्ञान या अनुभव जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, किसी व्यक्ति को हो तो ये भी फैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ आपका 3-4 बातें ध्यान में रखनी है जो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू में है कि जो मानसिक दशा है इसे भी फैक्ट माना जाता है। तो ये कौन सा फैक्ट कहलाता है, मेंटल फैक्ट या इंटरनल फैक्ट या मानसिक तथ्य? मानसिक कहा जाएगा। फिर आपका मेंटल फैक्ट को आपका कौन कौन से इलस्ट्रेशन इसको बताएंगे, तो आपका जवाब रहेगा इलस्ट्रेशन डी और इलस्ट्रेशन ई। फिर आपका मेंटल फैक्ट को कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे साबित किया जाएगा, ये हम बताएंगे। लेकिन पहले और सेक्शन आपका मेंटल फैक्ट के लिए 2 सेक्शन निश्चित रूप से पढ़िएगा, सेक्शन 14 और सेक्शन 15। सेक्शन 14 और सेक्शन 15 आइए एक एक करके पहले मेंटल फैक्ट को देखा जाए, तब और बताया जाएगा। देखिए, जो मेंटल फैक्ट है इसे भी आपका तथ्य माना गया है। मेंटल फैक्ट को न तो सुना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न स्वाद लिया जा सकता है और न ही त्वचा द्वारा स्पर्शनीय होते हैं। ये मानव के मस्तिष्क में रहते हैं। अब समस्या ये है कि क्या जो ला है वह जो विधि हैं मानव के हार्ट में यानी कि हृदय में निवास नहीं करती। विधि मानव के हृदय में निवास नहीं करती और ये माना जाता है कि सुर क्या असुर भी यानी कि देव क्या आपका जो दैत्य हैं वो भी ये नहीं जान सकते कि मानव के मन में कौन से विचार चल रहे हैं। लेकिन चूंकि मेंटल फैक्ट को भी फैक्ट माना गया है तो समस्या ये आती है कि मानव के मन में कौन सा विचार चल रहा है, इसे तो प्रत्यक्ष रूप से देखा ही नहीं जा सकता। इसका केवल सेंस या अनुभव या भान किया जा सकता है। अर्थात मानव के आपका आचरण यानी कि कंडक्ट, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन के आधार पर एक प्रिजम्पशन किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है केवल कि इसका इरादा इस कार्य को करने का रहा होगा। यानी कि आपका कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मेंटल फैक्ट अमूर्त होता है, इनकॉर्पोरल होता है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है और व्यक्ति के मुख्य रूप से कंडक्ट के आधार पर एक कल्पना की जाती है और मेंटल फैक्ट को रेलेवेंट बनाया गया है एविडेंस के सेक्शन मुख्य रूप से 14 और 15। अब ये आया कि मेंटल फैक्ट को प्रूफ कैसे किया जाए। तो जहाँ तक इसे प्रूफ करने की बात है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई देख ही नहीं सकता, न ही स्पर्श कर सकता है, न ही सुन सकता है, तो कैसे भाई प्रूफ किया जाए? तो 2 तरीके याद रखिए। इनको प्रूफ सामान्यतः कैसे किया जाता है मेंटल फैक्ट को? तो मेंटल फैक्ट को जो प्रूफ किया जाता है वह 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार एडमिशन द्वारा यानी कि स्वीकृति द्वारा और दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द्वारा यानी कि परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा। ये पूछ सकता है इंटरव्यू में, याद रखिएगा। आपका
कैसे प्रूफ किया जाता है? दो तरीका है। एक एडमिशन, यानी कि जिस व्यक्ति का मन में कपट है, दुर्भावना है, वह व्यक्ति उस बात को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा, कुछ हालात दिखाए जाएं, कुछ परिस्थितियां दिखाई जाएं कि हजूर इस परिस्थिति में यह घटना घटित हुई है, अतः इस घटना को घटित होने में इसका माइंड भी होगा, यानी कि मेंटल फैक्ट भी होगा। अब आपका जहां तक मानसिक तथ्य की बात है, इसको आईपीसी में भी शुद्ध रूप से जोड़ना है। क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में मेंटल फैक्ट काफी महत्वपूर्ण होता है, जबकि सिविल में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। क्योंकि आपराधिक मामलों में एक सिद्धांत काम करता है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसे मेंस सिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन या आशय उस कार्य को करने का न हो। अतः अगर एक्टस रिया है लेकिन मेंस रिया नहीं है, तो सामान्यतः व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता, आपका दंडित नहीं किया जाता, यानी कि दोनों आवश्यक हैं। और आईपीसी का सेक्शन आप जोड़ सकते हैं, आईपीसी का सेक्शन 76 से लेकर 95 तक। इन धाराओं में एक्यूज यानी कि अभियुक्त बचाव का आधार ये है कि एक्टस रिया तो होती हैं, लेकिन जो मेंटल फैक्ट हैं, मानसिक तथ्य हैं, मेंस रिया, उसका क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए अभियुक्त को बचाव दे दिया जाता है। मानसिक तथ्यों को मुख्य रूप से आपका सेक्शन 14 एविडेंस और 15 में समाहित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आइए मेंटल फैक्ट के बारे में आपका देखा जाए। दृष्टांत जो दिया गया है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर डी और ई। डी और जो ई है, यह मेंटल फैक्ट का उदाहरण है। बेयर एक्ट में एक एक करके देखिए। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। अमुक राय माने कोई ओपिनियन रखता है, यानी कि व्यक्ति का विचार क्या है, किसी मुद्दे पर व्यक्ति की ओपिनियन क्या है, राय क्या है। तो जो राय होती है, ओपिनियन होती है, ये मेंटल फैक्ट है। और ये आपका, अब समस्या ये आई कि जो ये मेंटल फैक्ट राय है, विचार है, तो आपका ये जो ओपिनियन है, ये एविडेंस की धारा 45 से लेकर 51 तक में रेलेवेंट बनाई गई है। हम सेक्शन भी बता रहे हैं। देखिए दूसरा, अमुक आशय रखता है, यानी कि कोई व्यक्ति अमुक इंटेंशन या आशय रखता है। अब समस्या ये आई कि ये जो इंटेंशन है, ये भी एक मेंटल फैक्ट है, लेकिन एविडेंस में आपको अब जोड़ना है कि इस मेंटल फैक्ट को एविडेंस के किस सेक्शन में रेलेवेंट या उचित माना गया है। तो कौन सा सेक्शन है आपका 14। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द हमें देखना है। अगला शब्द ये है कि सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है। सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक कार्य करता है। सद्भाव पूर्वक शब्द भी जब भी पढ़िए, अभी हम इसको डिटेल में बता रहे हैं, आईपीसी के सेक्शन 52 को पढ़िएगा और एविडेंस की धारा 14 पढ़िएगा। यानी कि दो एंगल से आपको पढ़ना है। सद्भाव पूर्वक शब्द देखिए,
सद्भाव पूर्वक का मतलब हुआ गुड फेथ या बोनाफाइड। कई बार ये पूछा जा चुका है। बोनाफाइड में कोई व्यक्ति कार्य किया है कि नहीं, यह कब कहा जाएगा? तो आईपीसी का सेक्शन 52 बोनाफाइड शब्द को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि बोनाफाइड में कब कहा जाएगा कि कार्य किया गया। तो निगेटिव परिभाषा दी गई है आईपीसी में, लेकिन हम उसे पॉजिटिव तौर पे बताते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को उचित या प्रॉपर सतर्कता और सावधानी बरत कर किया है या ध्यान देकर किया है, तो हम कहेंगे कि गुड फेथ में वह कार्य किया है। ये आपका अब ये आया कि गुड फेथ में कार्य किया कि नहीं, क्या इसको देखा जा सकता है? नहीं। सुना जा सकता है? नहीं। ये मेंटल फैक्ट है, उसके आचरण पर निर्भर करेगा, हाव भाव कंडक्ट पर। तो एविडेंस में गुड फेथ को आपका एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है। क्या कहीं एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान है? तो आपका जवाब रहेगा प्रावधान है। और एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में? 14 में। अगला ये कपटपूर्ण यानी कि फ्रॉड पूर्वक। जहां तक कपटपूर्ण शब्द की बात है, पहले हम फ्रॉड को देखेंगे। फ्रॉड एक मेंटल फैक्ट है। आइए फ्रॉड के बारे में थोड़ा 2-4 लाइन जानिए। देखिए, कपट या फ्रॉड होता क्या है? ये जो कपट शब्द है, फ्रॉड शब्द है, धोखा शब्द है, आपका कह सकते हैं कि प्रवंचना जो शब्द है या छल शब्द है, चीटिंग, ये कपट शब्द आपका कई जगह मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मिलेगा, एविडेंस एक्ट में भी मिलेगा, सीआरपीसी में भी मिलेगा, आईपीसी में भी मिलेगा, और यहाँ तक कि टाट या अपकृत्य और इत्यादि कानूनों में मिलेगा। तो कपट है क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रॉड क्या है, तो आप तुरंत फ्रॉड को जब पढ़िए, कपट को पढ़िए। जैसे ही कपट को पढ़िए तो कपट के लिए आईपीसी की धारा 25 याद रखना है। 25 में कपटपूर्ण शब्द को स्पष्ट किया गया है। कपटपूर्ण का मतलब क्या हुआ? तो जब कोई व्यक्ति धोखा या प्रवंचना देने के आशय से कोई कार्य करता है, यानी कि कपट या फ्रॉड का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन उसका इरादा क्या है? धोखा देने का है। तो अगर धोखा देने का इंटेंशन है और वह कार्य करता है, तो हम इसे फ्रॉड मानेंगे। अब धोखा देने का इंटेंशन था कि नहीं, ये देखा नहीं जा सकता। एक उसके कार्य के आधार पर केवल अनुमान लगाया जा सकता है, प्रिजम्पशन किया जा सकता है। अतः कपट भी एक कौन सा आपका फैक्ट हो गया? मेंटल, भौतिक नहीं, कौन सा? मेंटल। कपटपूर्ण शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस सेक्शन में रेलेवेंट बनाया गया है? तो आपका कौन सा एविडेंस का सेक्शन याद रखेंगे? 14। आइए कपट को ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक लाइन कॉन्ट्रैक्ट में हम बता दें। देखिए, आपका पूछा जो जाता है कि फ्रॉड की परिभाषा कब कहा जाएगा कि संविदा कपट से की गई है? इसके लिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में प्रावधान किया गया है, जहां की 5 कार्यों को कपट के 5 प्रकार दिए, 5 कार्य दिए गए हैं।
और उन 5 कार्यों में से कोई एक या अधिक कार्य किया जाता है तो हम फ्रॉड मारेंगे। कपट की परिभाषा डेरी वर्सेज पीक के वाद में जस्टिस हर्षैल ने दी। फिर इसको समझिए, कई बार यूपीजे में कांटेक्ट में आ चुका है। कपट की परिभाषा डेरी वर्सेज पीक के वाद में जस्टिस हर्षैल ने दी। और इंटरव्यू का क्वेश्चन अटैक कर लीजिए कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर एक बार देखिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। यानी कि कपट और मिथ्या व्यपदेशन, या हम मिथ्या व्यपदेशन को दुर्व्यपदेशन भी कहते हैं। यानी कि कपट और मिथ्या व्यपदेशन में डिफरेंस क्या है, तो एक लाइन में बताइएगा। कपट में कार्य करने वाले का इरादा धोखा देने का होता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में कार्य करने वाले का इरादा धोखा देने का नहीं होता, फिर भी दूसरा पक्षकार धोखा खा जाता है। यानी कि दूसरे को धोखा हो जाता है। ये आपका अच्छे से तैयार रखना है। अगला शब्द देखिए, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। अब किसी स्पेसिफिक वर्ड को स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाता है, तो इसके लिए एक बनारस का उदाहरण हम देखते हैं। माने आपका देखिए, अगर बनारस में आपका ये कहा जाए कि क्या गुरु क्या हाल चाल है, तो बनारस में गुरु का 2 मतलब होता है। एक आपका शिक्षक, अच्छा इंसान, और दूसरा बहुत बड़ा बदमाश। तो अब किस विशिष्ट शब्द को किस विशिष्ट भाव में प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो शब्द कहा गया है, क्या गुरु क्या हाल चाल है, अब ये आपका अच्छे के लिए किया कहा गया है कि बुरा के लिए, इसी को आपका जब डिफेमेशन पढ़ेंगे, मानहानि पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं इनोंडो। इनोंडो का मतलब होता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब सीधा नहीं, आपका टेढ़ा मेढ़ा। आइए अगला शब्द देखा जाए, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान था, सेंस का भान था, संवेदना का भान था, तो संवेदनाओं को भी आपका मुख्य रूप से सेक्शन 8 में, यानी कि किस सेक्शन में, आपका एविडेंस के सेक्शन 8 में नहीं, 8 में नहीं, आपका 8 में तो है ही कंडक्ट, आपका 14 में ही, यानी कि जो संवेदनाएं हैं, शारीरिक संवेदनाएं हैं, उनको सेक्शन 14 में ही रेलेवेंट बनाया गया था। यानी कि शरीर पिरो रहा था मतलब कि बहुत दर्द था, अंदर से बहुत व्यक्ति प्रसन्न था, अंदर से उदास था, चेहरा पीला पड़ गया था। आपका ये सब क्या है, शारीरिक संवेदनाएं हैं। और ये कैसा फैक्ट है, मेंटल। अब अंदर से उदास था कि नहीं, आपका ये तो मने लोग बता सकते हैं, मने बता नहीं सकते। एक अनुमान उसके चेहरे को देखकर क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अगला देखिए, इसके बाद आपका अंतिम दृष्टांत ये कहता है, यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। ये भी कई बार पूछा गया है। जो ये ख्याति है या रिपुटेशन है, ख्याति है, रिपुटेशन है, क्या यह फैक्ट है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा है। मेंटल फैक्ट है कि फिजिकल, तो आपका जवाब रहेगा मेंटल। ख्याति होती क्या है, हल्का सा इसको देख लिया जाए, क्योंकि बस 2 मिनट रुके रहे। ख्याति होती क्या है ये देख लिया जाए, तो ख्याति माने सम्मान, मान, करेक्टर, सील, आपका प्रसिद्धि, जो कहिए, मान, सम्मान।
आपका ख्याति पर अटैक जब किया जाता है तो इसे मानहानि या डिफमेशन कहते हैं, यानी कि मानहानि कहते हैं। और ख्याति एक मेंटल फैक्ट है, ये लोग बताएंगे कि आपकी क्या ख्याति है, इसे देखा नहीं जा सकता। आपका जहाँ तक ख्याति का प्रश्न है, ये लोगों की ओपिनियन है आपके बारे में कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। ख्याति को लेकर आपका अच्छा इंसान भी चाहता है कि हमारी ख्याति अच्छाई में विकसित हो, और बुरा इंसान भी चाहता है कि बुराई में हमारी ख्याति ज़्यादा बढ़े। और जैसे कि आपका लास्ट में एक दृष्टांत बताया जाए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह कहता है कि जब 50-50 मील दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये निकम्मी सरकार आपका केवल और केवल 50,000 रुपये का इनाम रखी है। अर्थात क्या मैं इतना छोटा डकैत हो गया हूँ 50,000 ही? हमें तो 5 लाख 10 लाख का हम पर क्या होना चाहिए इनाम। यानी कि वो भी चाह रहा है कि जब इतना समाज में हमारे नाम से भय है तो सरकार हमारी बुराई में ख्याति को बढ़ाए और हमारा इनाम क्या करे, बढ़ाए। तो इस प्रकार आपका आज फैक्ट को निर्वचित किया गया काफ़ी डिटेल में। और जब भी आप पढ़िए आपको सलाह दी जा रही है कि कोरिलेट करके ज़रूर पढ़िए। और तमाम सेक्शन आज बता दिए गए, तमाम क्वेश्चन बताए गए, कहीं से भी अगर आ जाए तो भाई गलती न हो। अभी आपका 15 मिनट बाद जुरिस्प्रूडेंस चलेगा। धन्यवाद।